तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12वीं का गणित का पहला अध्याय। ठीक है, ये सबसे पहला अध्याय जो है संबंध और फलन है। तो संबंध और फलन जो है हमने क्लास 11th में पढ़ा है चैप्टर 2 में। तो जो बेसिक जानकारियाँ थी संबंध की और फलन की वो हमने वहाँ 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं क्लास 12th के संबंध और फलन। देखिए, मेरे ख्याल से संबंध और फलन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 11th क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है, 12th क्लास का जो संबंध और फलन है इसको समझने में थोड़ी आसानी और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास 11th का जो चैप्टर था 2, उसमें सबसे पहले था कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए समझने के लिए हम एक सेट लेते हैं ए सेट में क्या होंगे 1 2 3 4, ऐसे 4 एलिमेंट हो गए, उसमें 4 अवयव हो गए। ऐसे ही और एक सेट लेंगे बी में लेंगे हम 5 6 7 8। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन होता है, रिलेशन नहीं, एक प्रकार से संबंध रहेगा। ठीक, वो होता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हम अगर इसकी मैपिंग उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा उससे, तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं, तो इस प्रकार ए क्रॉस बी, ये इसका मतलब होता है ए और बी का कार्तीय गुणन। ठीक है, अब कार्तीय गुणन क्या देता है हमको, कार्तीय गुणन देता है हमको क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जैसे 1 का 5 के साथ, ठीक है, 1 का 6 के साथ। तो ऐसा सारे के सारे क्या रहते हैं, इसके सारे एलिमेंट का की मैपिंग हम इसके सारे एलिमेंट के साथ करते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों कहते हैं इनको, तो उसका बताता हूँ ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं। एक बार ये लिख के हो जाए, ये तो पिछले साल से याद है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, 4 5 4 6 4 7 एंड लास्ट 4 8। ठीक है, तो देखो कार्तीय गुणन, ठीक है, पिछले साल पढ़ा था। और कार्तीय गुणन सिंपल सा है। अगर हम ऐसा देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 की मैपिंग 5 से, 1 की 6 से, 1 की 7 से, 1 की 8 से। फिर ऐसे 2 की मैपिंग सबके साथ, 3 की मैपिंग। तो ये ऐसे जब हम मैपिंग करते हैं तो 1 की मैपिंग हमने 5 के साथ की, 1 की मैपिंग 6 के साथ की, 1 की 7 के साथ। तो ये जो मिलता है हमको यही होता है कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन ये हो गया। ठीक है, कार्तीय गुणन किसका, ए सेट और बी सेट का। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, संबंध पर। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर, संबंध। तो संबंध हम अभी जो पढ़ेंगे वो 11th का है। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते थे ये बताने का रह गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसमें होते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, क्या होते हैं, क्रमित युग्म। अगर हम ए और बी अगर मान ले कि ए और बी है, तो जितने भी सामने वाले एलिमेंट हैं सारे के सारे इससे बिलोंग करते हैं सेट ए से, सेट ए से। और जितने भी इसमें पीछे वाले एलिमेंट हैं, मतलब ये जो जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे हम अगर इसकी बात करें कि ए क्रॉस बी में क्या है, तो सारे ए और बी है। अब इसको क्रमित युग्म क्यों बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सामने वाला है वो सामने वाले से बिलोंग कर रहा है, और जो पीछे वाला है सेट, वो एलिमेंट जो है ये पीछे वाले सेट से बिलोंग करता है। इसलिए इसको बोलते हैं ये कार्तीय गुणन है, और इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, क्रमित युग्म। और वो क्रम क्या रहता है, सामने वाले से बिलोंग करेगा, पीछे वाले से बिलोंग करेगा। ठीक, अब चलते हैं संबंध पर। अब संबंध क्या होता है, ठीक, संबंध मतलब रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन संबंध, इसके एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। संबंध सभी, मतलब संबंध को सीधे से याद रखना है कि संबंध क्या होता है, ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसी का एक उपसमुच्चय होता है। उसी में से कुछ या सारे भी कह सकते हैं हम,
कुछ या सारे अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर ले लिए तो उससे जो हमारा एक सेट बनेगा वो क्या कहलाता है, हमारा संबंध। ठीक है, संबंध सभी या कुछ क्रमित युग्मों का समूह होता है। ठीक, उसमें से संबंध जो है सभी या कुछ क्रमित युग्म अगर हमने उठा लिए तो उनका समूह जो होता है वो संबंध कहलाता है। अब वो समूह जो उठा रहे हैं हम, तो उसमें कुछ एक मैनर होगा, मतलब कुछ एक ऐसा तरीका होगा जो परफेक्टली उसको एक रिलेशन का रूप देगा। ठीक है, तो एक ये भी कह सकते हैं कि संबंध जो होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि हम ए और बी के जितने भी रिलेशन लेंगे वो इसी में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है कि जो भी हम रिलेशन लेंगे वो ए क्रॉस बी में ही से जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर है उसी में से कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको ऐसे डिनोट भी करते हैं, ए रिलेशन बी ऐसा भी डिनोट करते हैं, या रिलेशन बिटवीन ए टू बी इस प्रकार भी डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि संबंध क्या है। अगर हमने कहा कि ए और बी दो ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर है और उसमें क्या संबंध है, हमने कहा ना कि समूह होता है और एक विशेष प्रकार का उसमें क्या मैनर रहेगा, मतलब एक तरीका रहेगा, उसी से हम बनाएंगे। अब अगर मैंने कहा कि ए और बी, अब उसमें कहा ए और बी दोनों सम संख्या है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, दोनों सम संख्या है। और एक चीज कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एवं बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अगर इस प्रकार का है, क्या बताया कि ए रिलेशन किसका, ए टू बी, ए और बी है, तो ए और बी दोनों सम संख्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी कैपिटल बी से। तो हम इसमें से देख सकते हैं, तो हमको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो 2, तो कहाँ पे है 2 और 4 मिल जाएगा। ठीक है, 2 और वहाँ से 6 है, 2 और 6 है, 2 और 8 मिलेगा। फिर यहाँ देखेंगे तो 4 और उधर 6 और 4 और 8, तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या है, ये हमने उसको डिफाइन करके रखा है कि ए और बी दोनों सम संख्या है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। लेट्स से इसको R1 मान के चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही, अभी बहुत सारे, हम जितने चाहे उतने रिलेशन निकाल सकते हैं। एक और लेके चलते हैं कि ए और बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब उसमें कह दूँ कि बी बराबरी से 2 प्लस ए, ठीक, और एक चीज़ कह दूँ कि ए बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो हम देख सकते हैं इसमें क्या कि अगर हम ए का मान 1 रखें तो बी का मान उसमें 2 जोड़ो तो बी से बिलोंग कर रहा है, आएगा। सॉरी, एक आप ऐसा नहीं लेते, इसमें ये ले लेते हैं क्या कि ए लेस देन बी, सिर्फ इतना सा। ठीक है, ए लेस देन बी, तो इसका मतलब ए वाला जो है छोटा है बी वाले से, तो इसके मैनर हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर 1 5 1 6 1 7 1 8। और आप ध्यान से देखो तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि सामने वाला छोटा ही है, सामने वाला पीछे वाले मान से सब छोटा है, इसमें सारे के सारे देखो तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉमा कॉमा 4/4 8। तो हम एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि वो ए क्रॉस बी सारा का सारा आ गया। ठीक, ए क्रॉस बी पूरा आ जाएगा, क्योंकि जितने भी ए है वो सब बी से छोटे ही है। एक और रिलेशन अगर हम बात करें, क्या कि जैसे हमने इसको दोनों को सम लिया, ऐसा हम दोनों को विषम भी ले सकते हैं। ए और बी दोनों विषम है, विषम का मतलब ऑड नंबर, ए एंड बी आर बोथ इवन नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, विषम
संख्या है, और ये चीज़ कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो इसके हिसाब से अगर हम एक रिलेशन अगर लिखे R3 तो वो क्या बन जाएगा, देखो दोनों विषम है तो 1 और वहाँ से उठाएंगे 5, तो 1 5, फिर 1 का पेयर 7 के साथ, फिर 3 का पेयर 5 के साथ और 3 का पेयर 7 के साथ। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक तीसरा प्रकार का संबंध है। ठीक है, तो संबंध ऐसा तो बहुत तरीके से हो सकता है, और कितने तरीके से हो सकता है, तो उसका एक फार्मूला 11th में बताया था कि संबंध की संख्या अगर ज्ञात करना है, संबंध की संख्या, ठीक है, वो अगर हमको ज्ञात करना है तो संबंध की संख्या क्या होती है, सेट ए में नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, मतलब ए सेट में अवयवों की संख्या कितनी है 4 और बी सेट में अवयवों की संख्या 4। तो संबंध की जो संख्या होती है 2 की पावर, इसको हम क्या मानते हैं, अगर इसको p और इसको q मान ले, 2 की पावर p इंटू क्यू, और यहाँ से अगर हम उसका मान रख दे तो 2 की घात 4 गुणित 4 मतलब 2 की घात 16। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, इतनी सारी 2 की घात 16। तो इतना सारा संबंध मैं भी पूरा नहीं बता पाऊँगा और आपको भी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हमने कुछ गिने चुने रिलेशन लिए, ठीक है, जो सिंपल से है कि ए और बी दोनों सम संख्या है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हो। ए छोटा है बी बड़ा है, वो सिंपल था। एक तीसरा लिया था कि ए और बी दोनों विषम है। तो हमने एक बेसिक से 3 संबंध लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फलन पर, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फलन पर। तो ये कार्तीय गुणन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कार्तीय गुणन को हटा देता हूँ, और जो हमारे सेट थे ए 1 2 3 4 और बी जो सेट था हमारा, ये इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, बी जो था 5 6 7 8, ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा फलन। तो फलन ये क्या था, संबंध, ठीक है। अब आ जाता है फलन। तो फलन क्या होता है, तो फलन भी क्या है, एक प्रकार का संबंध होता है। फलन भी क्या है, एक प्रकार का संबंध है, ठीक है। फलन क्या होता है, फलन एक प्रकार का संबंध है जिसमें जिसमें क्या रहता, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें क्रमित युग्म में, ठीक है, यहाँ जिसमें की जगह लिख सकते हैं जिसके क्रमित युग्म में प्रथम अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति नहीं होती मतलब वो 2 बार नहीं आएगा। अगर ये सामने का जैसे हमने यहाँ लिया ना, इसमें जो सामने वाले एलिमेंट होते हैं वो 2 बार नहीं आएंगे, मतलब उसका 2 बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये हमने 11th में बात की थी कि जितने भी है एलिमेंट वो फर्स्ट वाले रिपीट नहीं होते, ठीक है। जैसे एक अगर हम इसको डिनोट करने का तरीका देखें तो फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, फंक्शन ए टू बी। अब अगर एक मैंने फलन को डिफाइन किया क्या कि ए और बी, ठीक, इक्वल टू, अब बी इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा बी इज इक्वल टू ए प्लस 4, ठीक, ए प्लस 4, तो और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो अगर मैंने इस प्रकार का एक संबंध कहा, फलन कहा, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि F1 क्या होगा कि अगर हमने a की जगह 1 लिया तो b का मान कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 4। ऐसे ही 2 लेंगे तो 6 आएगा, 3 लेंगे तो 7 आएगा, 4 लेंगे तो 8 आएगा, ठीक, इतने ही पॉसिबल है, इसमें जितनी पॉसिबिलिटी थी। तो फलन जो होता है सिंपल सा रहेगा, और उसमें एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि सामने वाला जो एलिमेंट है वो कभी रिपीट नहीं होता। आप इसमें देखो तो हमने जो फलन लिया है तो यहाँ पे 1 की इमेज 5 है, ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो 1 की इमेज 5 भी है, 1 की इमेज 6 भी है, मतलब सामने वाला 2 बार आ गया, ठीक है, 2 बार दिख रहा, और इसमें सामने वाला 1 बार ही है।
ठीक, ऐसे ही और अगर हम कोई अदर फंक्शन ले लें ए टू बी, अगर हमने एक और अनदर फंक्शन ले लिया जिसमें क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या रहता है कॉलन ए बी, और इसमें हमने लिया कि b इज इक्वल टू ए प्लस 6, ऐसा भी ले सकते हैं, और a बिलोंग्स टू कैपिटल A और b बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक, यहाँ एंड। तो अगर हम इसका फंक्शन देखें तो क्या मिलेगा, अगर हम a का मान 1 लेते हैं तो कितना आएगा, 1 लेते हैं तो b का मान 7, अगर हम 2 लेते हैं तो b का मान 8, अगर हम 3 लेते हैं तो b का मान 9, लेकिन ये जो 9 है 9 ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये नहीं बनेगा, हमारा सिर्फ 2 एलिमेंट ही मिल रहा है। क्लियर हुआ। फलन क्या होता है कि फलन में हम a और b की वैल्यू रख के ऐसे चेक किया हमने, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही फलन लेते हैं, बस ये बेसिक सा फलन समझा रहा हूँ कि फलन कैसा होता है। तो फलन में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि सामने वाला एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करता। आप यहाँ देखो तो 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, मतलब सामने वाला कहीं भी देखो तो रिपीट नहीं हुआ है, और संबंध में रिपीट हुआ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 हो गया, 1 1 1 1 4 बार रिपीट हो गया, 1 1 2 बार रिपीट हो गया, 3 भी 2 बार रिपीट हो गया। तो संबंध में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर सामने वाले एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो वो फलन नहीं है, वो क्या है, एक प्रकार का संबंध होगा, और सामने वाले एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो फलन है, ठीक, फलन की टाइप डिफाइन है, ठीक है। इतना हो गया, हमने क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, संबंध और फलन। अब इसके बाद कुछ विशेष चीज़ें बची हैं, जैसे प्रांत क्या होता है, परिसर और सहप्रांत, ये 3 चीज़ें, और इसके साथ हमें प्रतिबिंब और एक चीज़ बचती है पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। अब प्रतिबिंब मतलब इमेज, और ये प्री इमेज होती है। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, ठीक, परिसर को बोलते हैं रेंज, और इसको बोलते हैं सहप्रांत को कोडोमेन, ठीक है। ये 5 चीज़ें, अब इसमें 5 चीज़ें बची है। तो हम जो प्रतिबिंब की बात करते हैं, इमेज बोलते हैं, इमेज जो होता है कोई भी फंक्शन होगा या कोई भी संबंध होगा या कोई भी फलन होगा, तो जो इसमें पीछे वाली संख्या रहती है इसको बोलते हैं हम इमेज। कोई भी संबंध ले लो, ये उठा लो, या यहाँ का कोई फलन में से ले लिया, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो हमारा ए बी ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम इमेज। जो पीछे वाला एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं इमेज, और इमेज किसकी होगी, वो ए की इमेज होती है। ये जो बी है वो ए की इमेज है, तो ए को क्या बोलेंगे, तो ए को हम बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब, और ए किसकी पूर्व प्री इमेज है, तो बी की प्री इमेज है। क्लियर रहेगा। हम जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो जो सामने वाला रहता है वो प्री इमेज कहलाता है, जो पीछे वाला रहता है वो इमेज कहलाता है। अब वो आपस में एक दूसरे की, अगर ये इमेज है बी तो वो ए की इमेज होगी, और ए अगर प्री इमेज है तो वो बी की प्री इमेज होगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रांत और सहप्रांत। तो जो भी हमारा रिलेशन होता है, जैसे ये R1 रिलेशन है, R1 का अगर हमको डोमेन लिखना है तो R1 में जो सामने सामने के एलिमेंट होते हैं, जैसे इसमें 2 है 4 है, 2 2 4 4, तो ये 2 और 4 क्या हो गया, R1 का डोमेन। अगर हमको R1 की रेंज लिखना है, ठीक है, रेंज अगर लिखना है तो इसके पीछे वाले एलिमेंट 6 8 6 8 मतलब 6 और 8 जो होता है वो R1, इस R1 की रेंज है, ठीक है। डोमेन क्लियर हो गया। जितने भी डोमेन और रेंज जो होती है ना, वो इसे रिलेशन या फंक्शन पे डिपेंड करती है, जो हमने रिलेशन लिया होगा उस पर। तो जो भी रिलेशन होता है उसकी डोमेन जो होती है, सामने वाले एलिमेंट डोमेन होते हैं और पीछे वाले एलिमेंट रेंज होते हैं। अगर ऐसे R2 की बात करें तो R2 का जो डोमेन होगा वो क्या है, 1 1 1 2, तो ये सामने वाला एलिमेंट जो है ना 1 2 3 4, ये जो है इसकी डोमेन हो जाएंगे। R2 रिलेशन में 1 2 3 4 इसकी डोमेन हो जाएंगी। और अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज होगी इसकी 5 6 7
8, ठीक है इसमें। और ऐसे ही R3 के डोमेन की बात करें तो इसमें सामने सामने वाले एलिमेंट 1 1 3 3, ठीक है, तो 1 और 3। और हम रोस्टर फॉर्म में तो इसमें कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। अब इसी की रेंज अगर देखें, ठीक है, रेंज कितनी होगी 5 7 5 7, मतलब इसकी रेंज क्या है 5 और 7। तो जैसे हमने इसके रिलेशन की करे हैं ऐसे फंक्शन की भी होंगे। अगर f1 की हमको डोमेन चाहिए, f1 की क्या चाहिए डोमेन, तो f1 की डोमेन कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गई डोमेन। और ऐसे इसकी रेंज चाहिए तो इसकी रेंज पीछे वाले एलिमेंट्स कितने हो गए 5 6 7 8, तो ये किसका f1 का डोमेन हुआ। अब अगर हमको f2 का डोमेन चाहिए तो f2 का डोमेन कितना है 1 2, 1 और 2 है। और ऐसे ही इसकी अगर हमको रेंज चाहिए तो 7 और 8, इसकी रेंज जो है 7 और 8 है। क्लियर है। डोमेन जितनी भी है, जो भी फंक्शन होगा या रिलेशन होगा, उसमें सामने सामने वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं हम डोमेन, मतलब प्रांत, और जो पीछे वाले एलिमेंट होते हैं वो उसको बोलते हैं हम रेंज या परिसर। अब एक लास्ट बच जाता है कि कोडोमेन क्या है। तो हम जिस भी सेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं अभी, सेट ए और बी के बारे में, ठीक है, तो वो कोडोमेन वहाँ से डिफाइन होता है। हमने जितने भी रिलेशन लिए, जैसे अगर इस संबंध की बात करें तो इस संबंध में पीछे साइड जो बी आता है ये पूरा का पूरा कोडोमेन होगा, मतलब ये इसके लिए ये कोडोमेन होगा। हमने जितने भी लिए उसी बी पर लिए हैं, तो जो पीछे वाला रहता है सेट वो क्या होता है हमारा कोडोमेन। जैसे रिलेशन में यहाँ भी जो बी है, ये जितने भी बी है ये हमारे क्या है कोडोमेन। जो पीछे वाला एलिमेंट रहता है ना, यहाँ पे हमने ये इसको लिया है, तो जो भी फंक्शन होगा ये जो भी रिलेशन होगा तो उसमें जो पीछे वाला एलिमेंट रहता है जिसमें से हमको रेंज मिलती है, रेंज हमको जहाँ से मिलती है वो क्या कहलाता है कोडोमेन। मतलब हमारी जितनी भी रेंज आई है वो सब कोडोमेन में से ही आई है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिवीजन है ये क्लास 11th का, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन का बताया। अब चलते हैं कहाँ क्लास 12th के फंक्शंस पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब क्लास 12th का जो संबंध है वो। तो संबंध में हम कुछ 5 प्रकार के संबंध है हमको 12th क्लास में। एक रिक्त समुच्चय है, एक सार्वत्रिक समुच्चय और 3 जो है सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य। अगर ये 3 संबंध आपको आ गए ना तो याद, इसका मतलब है कि आपके प्रश्नावली बस इजी आपको बस चेक ही करना है कि सही है या नहीं है। 3 संबंध जो है हमारे सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य, आपको ये 3 अच्छे से करना है। ठीक है, 2 को भी अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या इसमें रिक्त समुच्चय। सबसे पहला आता है रिक्त समुच्चय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नल या वॉइड या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, कोई भी नाम लिखा हो सकता है, हिंदी में सिर्फ रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। एक भी अवयव का मतलब होता है जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारा, एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा या एक भी सेट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अगर हमको रिलेशन चाहिए तो उसमें सिर्फ 5 रहेगा, 5 का मतलब कुछ नहीं, और वो किसका उपसमुच्चय होगा A क्रॉस A। अगर हम A को क्या मान के चल रहे हैं कि 1 2 3 4, ये एक भी सेट हमको नहीं मिलेगा। अगर मैंने एक रिलेशन बता दिया कि जैसे रिलेशन क्या बताऊं कि A to B, अगर मैंने A to B ले लिया और डिफाइन कैसे करूँगा कि A और B है, जहाँ जो B जो है A+6 है, ठीक, वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू, वो भी A से है, ठीक, A ही सेट लिया है, इसको A से A पर लेता हूँ। तो अगर मैंने A में 6 जोड़ा तो एक भी B इसमें नहीं है जो आ जाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट कितना मिलेगा हमको, सिर्फ 5 मिलेगा। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव ना हो वो क्या होता है रिक्त समुच्चय। फिर आता है हमारा सेकंड, इसी का उल्टा है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक, एक ऐसा समुच्चय
ऐसा समुच्चय जिसमें ए क्रॉस ए के सारे अवयव उपस्थित है। ठीक, हम बात किसकी कर रहे हैं, इस सेट के हिसाब से कि एक हमने सेट ए लेके रखा है तो उसके हिसाब से कहा है कि जिसमें सारे के सारे अवयव उपस्थित है। जैसे इसमें एक भी अवयव नहीं है, इसमें सारे के सारे अवयव उपस्थित है। मतलब हम रिलेशन को कैसे दर्शा सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, जो हमारा रिलेशन है वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, रिलेशन जो है हमारा वो हम बोल सकते हैं कि वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। मतलब पूरा का पूरा वही आ जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आर में सीधा ए क्रॉस बी पूरा का पूरा आ गया, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं सारे आ गए। तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे अगर मैंने एक रिलेशन बताया आपको, रिलेशन कैसा कि रिलेशन किसके बीच में, ए और ए क्रॉस ए ही लिखना चाहिए क्योंकि मैंने एक ही, ये संबंध जितने भी ले रहा हूँ ए पर ही ले रहा हूँ, मतलब ए का संबंध ए से। तो अगर मैंने एक संबंध ऐसा लिख दूँ कि ए और बी है और उसमें मॉड में लिख दूँ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा लिख दो वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो आप देखेंगे किसी में भी से भी किसी को घटाओ, मॉड क्या करेगा, प्लस में करेगा और वो मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। तो आप इसमें से ही नहीं, सारी कहीं की भी कोई संख्या ला के रख दो तो ये हमेशा सत्य ही होगा, जो रखेंगे वो मिल जाएगा। मतलब जितने एलिमेंट लेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। तो ये होता है सार्वत्रिक समुच्चय। एक और समुच्चय होता है जिसको कुछ बुक में दिया है कुछ में नहीं दिया है, वो होता है तत्समक समुच्चय। तत्समक समुच्चय, ठीक है। तत्समक समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो स्वयं का प्रतिबिंब देता है। ठीक है, जो स्वयं का प्रतिबिंब देता है। स्वयं का प्रतिबिंब देता है मतलब मैंने बताया था कि ये और ऐसा कुछ है तो ये पीछे वाला क्या रहता है, प्रतिबिंब, इमेज। तो जो रखा वही दे देता है। तत्समक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी सेट। आइडेंटिटी सेट क्या होता है कि हम जो मान रखेंगे, ठीक, अगर हमने ए रखा तो ए ही मिल जाएगा। ठीक, हमने अगर बी रखा तो बी मिलेगा, हमने अगर सी रखा तो सी मिल जाएगा। तो इस प्रकार का जो सेट होता है, जैसे हमारे पास ये है आर ए टू ए पर, तो हम अगर वहाँ 1 रखते हैं तो 1 आ जाता है, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखा तो 3 मिल जाएगा और 4 रखा तो 4 मिल जाएगा। एक ऐसा सेट जो मान रख रहे वही दे देता है। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, हमारा तत्समक या आइडेंटिटी सेट। ठीक है, तत्समक या आइडेंटिटी सेट। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसी को जो परिभाषा थी, परिभाषा नहीं लिखी इसकी, या फिर इसको डिफाइन कैसे किया होगा, ए और बी अगर लिया है हमने, ठीक, ए और बी, ठीक, या यहाँ पे ए और ए हो जाता है और इसके डिफाइन करना चाहे तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 0। और अगर हमने इसकी जगह पे बी अगर ले लिया तो बी भी वही होगा, क्या, 0 प्लस बी जो होता है 0 प्लस ए, मतलब जो रखेंगे वही मिल जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू, ये भी कैपिटल ए। ठीक है, मतलब हम अगर ऐसा मिल गया b इज इक्वल टू 0 प्लस ए, मतलब हम जो रखेंगे वही मिलेगा, तो जो रखेंगे वही मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है, तत्समक समुच्चय। ठीक है, तो सिंपल सा था, आप इसको नोट कर लीजिए। जो इसके बाद क्या है, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य समुच्चय है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि यदि एक समुच्चय ए में संबंध है, मतलब ए का मतलब होता है कि ए जो एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट है उसी ए का संबंध ए से ही, ए का रिलेशन ए से ही बताया है, तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। और ए क्रॉस ए हमने लिख के रखा है। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 से लेकर 4 4 तक के ये हमने ए क्रॉस ए लिख के रखा है। तो चलते हैं स्वतुल्य पर। अब स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य का मतलब होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके लिए प्रत्येक, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो डेफिनेशन होती है उसमें हर वर्ड का एक इम्पोर्टेंस होता है।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके लिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और उन्होंने क्या कहा है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब क्या होगा कि अगर हमने एक रिलेशन लिया है ए टू ए का, ठीक है, ए टू ए का, तो वो रिलेशन जो होगा तो ए और ए इसमें दो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक जैसे क्या बोलते हैं उसको ऑर्डर पेयर होगा ए। तो उसमें बोला है कि उसने प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, और सभी, ऐसा नहीं प्रत्येक का मतलब होता है सभी, मतलब जितने भी उसमें एलिमेंट हैं सभी ए इससे बिलोंग करेंगे। आई बात समझ में कि ए तो होगा ही, पर जितने भी ए है वो सब ए से बिलोंग करेंगे, ठीक। सभी का मतलब होता है कि इस सेट में जितने होंगे, और ए जो होता है ये बिलोंग्स टू रिलेशंस। तो सीधी सी एक उसका एग्जांपल बताता हूँ, क्या कि अगर हमारे पास ये है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। इसका मतलब क्या होगा ए का कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। तो जब इस प्रकार के एलिमेंट मिलते हैं तो अब हम कहते हैं कि यह स्वतुल्य है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ का अंतर रहता है। इसमें क्या है, स्वयं का प्रतिबिंब देता है, और इसमें जितने हैं सारे के सारे देंगे और अपना एक एक प्रतिबिंब देंगे, ठीक। तो इसमें 1 1 प्रत्येक का मतलब है कि अगर हमारे सेट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमारे जो रिलेशन आया उसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 और 4 4, ये चारों चीज़ होना चाहिए। अगर हमारे पास रिलेशन में अगर हमारे को 1 1 मिला, 2 2 मिला और 3 3 मिला और 1 4 मिला, 2 4 मिला, ठीक, इतना मिला, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और इसको हटा देता, एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये क्या हो जाता है तत्समक, मतलब जो है रखा वही आ गया, तो ये तत्समक होता है। ये कौन सा हो गया, तत्समक, ठीक, क्योंकि स्वतुल्य ने परिभाषा बोली है प्रत्येक के लिए, मतलब जितने भी ए हैं 1 2 3 4 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। 4 चीज़ें जरूर होना चाहिए इस रिलेशन में, तभी हम कह सकते हैं कि वो स्वतुल्य है, ठीक है। एक बार और सुन लो कि अगर स्वतुल्य रिलेशन को होना है या उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, कब वो सही होगा, जब उसमें सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट होना चाहिए। जितने हैं उसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक। एक और आगे बढ़ते हैं इससे कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है और 1 4 है, ठीक। तब क्या ये स्वतुल्य होगा, तो हाँ तब भी होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन में बोला है कि जितने भी है सबके डबलेट होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 है, जब हमको इतना ही देखना है तो बाकी उसके बाद कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। ये क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, अगर हमको ये चीज़ मिल गई तो हम सीधे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर ऐसा मिल गया 1 1 2 2 3 3 4 4 तो रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद कितने भी अवयव आ जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेट में जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट हमको अगर मिल गए, मतलब डबल डबल, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, तो इनको क्या बोलते हैं, डबलेट। तो सेट में अगर हमको ये चारों चीज़ मिल गई, मतलब जितने एलिमेंट थे सबके डबलेट्स है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और सबके डबलेट्स नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो वो क्या होगा, तत्समक होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम हटा दें कि 4 4 नहीं है, तो ये क्या होगा, जो रखते हैं वही आता है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी होता है। और जो मान 1 1 2 2 3 3 4 4 जितने सेट में है सब दिया है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। लास्ट बार एक बार और सुन लीजिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जितने एलिमेंट हैं उनके सबके डबलेट्स होने चाहिए,
ठीक, 1 1 2 2 3 3 4 4 है। तो उसके बाद हम नहीं देखेंगे कि क्या है, रिफ्लेक्सिव का पूछा तो जो शर्त रिफ्लेक्सिव की दी थी वो कंप्लीट कर दी, तो ये क्या है हमारा स्वतुल्य समुच्चय हो गया। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। उसके बाद क्या है, सम्मित। ठीक है, सम्मित समुच्चय है। अब सम्मित समुच्चय क्या होता है, जैसे हम हमारी बुक में डेफिनेशन दी कि यदि A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन, और जैसे रिलेशन में अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। दैट ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए, और सभी A1 A2 जो रहेंगे वो A से बिलोंग करेंगे। तो ये तो हो गई बुक की डेफिनेशन, जो कि बुक की डेफिनेशन जो है एकदम से क्लियर नहीं होती। चलो उसको हिंदी में अपन सरल भाषा में समझते हैं क्या, कि सममित का मतलब क्या होगा। सममित का मतलब होता है यदि समुच्चय में, या फिर हम कहें कि जो संबंध होता है, ये जो रिलेशन होगा, ठीक है, यदि संबंध में A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन और सिंपल सा समझने का तरीका, कि यदि कोई हमारे पास सम्मित समुच्चय है तो सम्मित समुच्चय कब होगा, जब यदि हमारे पास अगर हमारे इसको ऐसे नहीं, जब हम क्या बोले इसको, कि यदि हमारे पास A1 A2 है तो उसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, कोई संबंध में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा कैसा होता है, जैसे अगर 1 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 1 होता है। 3 4 का उल्टा क्या होता है, 4 3 होता है। तो अगर इस प्रकार का है कि 1 2 है तो 2 1 भी है, 3 4 है तो 4 3 भी है, तो जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि वो क्या है, सम्मित समुच्चय है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्या कि अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, हम यहाँ क्या चेक करते हैं इसको, ठीक है, मिटाने से पहले आप नोट कर लिया करना, अगर वीडियो लिखना है तो पॉज करके। देखो, अगर हम सममित प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, सिमेट्रिक अगर प्रूफ कर रहे हैं, तो अगर इसमें देखो को सममित के लिए क्या बताया कि अगर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। तो 1 2 आपने देखा, 2 1 आपको दिखा नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसमें देखो 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी है, 2 1 है तो उसका उल्टा 1 2 भी है, 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 वही हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि वही सम रिपीट भी हो सकता है। 2 2 है उसका 2 2 वही हो जाता है, 3 3 का उल्टा वही हो जाता है। तो ये वाला सिमेट्रिक है। ठीक है, अब से थर्ड 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है क्या, इसमें 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 है, नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये वाला देखो, जितने भी 1 1 2 2 3 3 4 4 होते, तो यहाँ तक के तो नहीं देखना, क्योंकि 1 1 का उल्टा वही हो जाता, 2 2 का उल्टा वही होगा, 3 3 का उल्टा वही हो जाता है, 4 4 का उल्टा वही हो जाता है। तो जितने भी रिफ्लेक्सिव होते हैं वो सिमेट्रिक होते ही है। ठीक, यहाँ पे 1 2 है उसका उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है क्या, 3 2 नहीं है, फिर से पकड़ा गया। लास्ट ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। आई बात समझ में। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई रिलेशन है उसमें अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसा 5 6 है, तो उसी में हमको 6 5 भी होना चाहिए। अगर 5 6 है तो 6 5 भी होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो हम कह देते हैं क्या कि वो सिमेट्रिक नहीं है, वो सम्मित नहीं है। अगर हमने सिमेट्रिक चेक कर लिया है तो रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, सेकंड वाले में 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो ये भी नहीं। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है। इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से ये समझना है क्या, सबसे सरल बात कि सिमेट्रिक कब होगा, जब अगर उस कोई एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है, तो ऐसे 2 3 के लिए भी देखा, तो अगर मिल गया तो है और नहीं मिला तो नहीं है। तो इसे सारे एलिमेंट के लिए देखना है। ठीक, सारे एलिमेंट के लिए चेक किया जाता है।
जैसे हमने यहाँ देखा 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है, 1 1 का उल्टा वही हो जाता, 2 2 का उल्टा वही हो जाता, 3 3 का उल्टा वही हो जाता। एक और देख लेते हैं रिलेशन, ठीक। 1 2 का उल्टा 1 2, 3 2, 2 3, 2 1, 4 1 और 1 4 3, ठीक है, 3 3। अगर इसकी बात करें तो आप देखो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक। 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है, 3 2 इसका उल्टा 2 3 है, 2 3 का उल्टा 3 2 ये हो गया, 2 1 का उल्टा 1 2 हो गया, 4 1 का उल्टा 1 4 हो गया, 1 4 का उल्टा 4 1 हो गया, 3 3 का उल्टा वही हो गया। तो ऐसा अगर ये है तो सिमेट्रिक है। अब इसको रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो 1 1 2 2 3 3 कुछ मिला नहीं मिला, ठीक। मतलब चारों होने चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4, तब होता है ये क्या, रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए। हमारा लास्ट संबंध का प्रकार जो है वो संक्रामक है, ठीक है। संक्रामक का मतलब होता है क्या, कि जैसे हमने डेफिनेशन दे के रखी है कि यदि ए और बी आर, मतलब ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं संबंध से, और बी और सी भी संबंध से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और सी ने भी संबंध से बिलोंग करना चाहिए, ठीक। ये तो पुस्तक वाली डेफिनेशन हो गई। अब हमारी जो सिंपल डेफिनेशन होती है उसका मतलब क्या होता है, कि यदि कोई संबंध है, ठीक, इतना सारे हमने लिख के रखे हैं, ऐसे ही कोई एक संबंध है तो उसमें ए बी है और बी सी है, ठीक। मतलब इसके पीछे वाला और इसके सामने वाला सेम है। ऐसा अगर कोई पेयर बनता है, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर अगर बनते हैं कि इसमें ए बी है और बी सी है, तो संक्रामक क्या इम्प्लाई करता है कि तुमको ए और सी भी होना चाहिए। अगर संक्रामक है तो अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक। ये बात इम्प्लाई क्या करती है कि अगर कोई रिलेशन है तो रिलेशन में यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, और यदि सिर्फ ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हम ए सी की बात ही नहीं करते, ठीक। अब संख्यात्मक रूप से उसको देखो कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन में 5 6 है और 6 7 है, अगर ऐसा है, ठीक, दोनों सेम है, तो उस संबंध में 5 7 भी होना चाहिए। अगर 5 7 है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और 5 7 अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और एक चीज़ कि अगर 5 6 दिया है और 7 8 दिया है, तो आप देखो पीछे वाले एलिमेंट कहीं भी मैच नहीं हो रहे, और जब पीछे वाला एलिमेंट मैच नहीं होता मतलब क्या है कि ये ए बी है और बी सी है ही नहीं, ठीक है। ए बी है बी सी है ही नहीं, बी सी का मतलब 6 से चालू होने वाला, तो ए बी है और बी सी है ही नहीं, तो हम उसको बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। नहीं होने के लिए प्रतिबंध दिया है, लेकिन अगर बी सी है ही नहीं तो हम उसको कह देते हैं कि हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं इस पर, ठीक है। यहाँ हमने जितने भी एलिमेंट्स लिख के रखे हैं, मतलब जितने भी रिलेशन लिखे हैं, उनमें कुछ में चेंज किया है पिछले वाले से। तो हम देखते हैं क्या, अब फिर से संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, ए बी है बी सी है, जब ए बी है और बी सी है, और का मतलब ये भी है और ये भी है, ए बी है बी सी है, जब दोनों है तो ए सी ने होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके, हम चेक करते हैं क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, इसका पीछे वाला और इसका सामने वाला सेम हो गया, तो 1 2 है 2 3 है, तो इसने 1 3 होना चाहिए था उसमें। अब 1 3 नहीं है तो हम बोल देंगे क्या, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। क्लियर है, 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए था। अगर 1 3 नहीं है तो मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलते सेकंड पे, 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 है क्या, है यहाँ पे, आया समझ में। 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 है तो है, ये हो गया। अब 2 1 है तो 1 2 है, ठीक है। 2 1 है 1 2 है तो 2 2 है इसमें। अब 1 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, तो 1 2 भी वही हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, फिर से एक बार
फिर से बता रहा हूँ, 1 2 है और 2 1 है, ठीक है। मैं एक एक लिख के बताता हूँ, 1 2 है 2 1 है, तो ये जब सेम हो गए तो 1 1 होना चाहिए था उसमें, तो है, तो पहली स्टेज क्लियर हो गई, ठीक है। हमने पहले पे स्टार्ट किया था 1 2 2 3, मतलब ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो वो है। अब 2 1 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, यहाँ तक के हो गया। अब हम क्या देखेंगे, 2 1 है तो 2 1 से स्टार्ट होने वाला 2 1 है, और 1 से स्टार्ट होने वाला तो 1 2 भी है और 1 1 भी है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो 1 2 है 1 1 है, ठीक है, 1 2 है 1 1 है, तो 2 और 1 है क्या, तो वही वाला एलिमेंट हो जाता है, ठीक है, यही वाला एलिमेंट हो जाएगा। अब 1 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, 1 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, यहाँ पीछे है, ठीक है, तो 1 1 है और 1 2 है, तो ये 1 और 2 है क्या उसमें, यही वाला एलिमेंट हो जाता है। फिर 1 1 का हो गया, 2 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, 2 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 है, तो 2 1 भी है क्या, तो वही वाला एलिमेंट हो जाता है। अब 3 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि 3 से स्टार्ट होने वाला ही नहीं, ए बी है और शर्त क्या दिख रही हो, ए बी है बी सी है ही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये 3 3, ठीक है, 1 3 है और 3 3 है, तो 1 3 है क्या उसमें, है, ये लास्ट वाला ही स्वयं हो गया 1 3, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की ओर। 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 है क्या, है इसमें, 2 1 है 1 1 है, तो 2 1 भी ये हो गया, 2 3 है 3 3 है, तो 2 3 भी यही हो गया, 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 और यही 1 2 हो गया, 2 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1, तो 2 1 भी यही हो गया, 3 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव होगा। इसमें एक चीज़ जैसे हमने उसमें कही थी कि 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये जो होते हैं ना पहले से ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला वही भी ले सकते हैं और वही दे भी देगा, या फिर हम ये कहें कि 1 1 है 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2, तो 1 2 भी वही हो गया। क्लियर है, तो ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 होता है, जो डबलेट्स है मतलब जो स्वतुल्य है, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। अब यहाँ पे 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 भी है, 2 1 है और 1 1 है, तो 2 1 भी वही हो गया, 2 3 है तो 3 3 भी है, और क्या देखो 2 3 है और 3 3 भी है, तो 2 और 3 यही वाला हो जाता, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। और जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक मतलब जो स्वतुल्य है वो तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव पहले से सिमेट्रिक भी होता, ट्रांजिटिव भी होता। अब यहाँ 1 2 है और 2 3 है, 1 2 2 3, तो 1 3 है क्या इसमें, 1 3 है, 1 2 है 3 2 है, तो 1 रुको 1 2 है 3 2 है, 1 2 है 2 3 है, 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 है क्या, नहीं है, बस एक एलिमेंट में ही ये पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया, 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, तो 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन 1 3 नहीं है, तो ये नहीं है। लास्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 तक के हम आगे बढ़ गए। 1 2 है 2 1 है, तो 1 3 है क्या इसमें, नहीं सॉरी 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 है, 2 1 है तो 1 1 ये और 2 1 भी यही हो गया, 2 3 3 2 भी है, ठीक है, तो 2 2 वो भी है, 3 2 है तो 2 3 है, तो 3 3 भी है, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव मेरे ख्याल से आपको अगर नहीं आया समझ में तो एक बार और देख लीजिए, और सिंपल सा डेफिनेशन है उसका कि अगर कोई संबंध है उसमें ए बी है तो बी सी है, ए बी है और बी सी दोनों है, जब दोनों है तो ए सी ने होना चाहिए। अगर सिर्फ ए बी है या सिर्फ बी सी है तो ए सी की हम बात ही नहीं करते, तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होने के लिए नहीं बोलते हम, होगा वो ट्रांजिटिव। ठीक है,
याद रखना है कि ए बी है और बी सी नहीं मिला तो ट्रांजिटिव होता है, नहीं होता मत कर देना वहाँ। तो ए बी है, बी सी है तो ए सी होगा, ये ए सी होना चाहिए। ए बी है और बी सी है तो ए सी ने होना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई एलिमेंट लिया 3 4 लिया और 4 5 है, 3 4 है और 4 5 है, तो उसमें 3 5 भी होना चाहिए। ठीक है, उसमें 3 4 है 4 5 है तो 3 5 भी होना चाहिए। अगर 3 5 है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है, और अगर ये ऐसा एलिमेंट नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। और एक लास्ट चीज़ क्या कि किसी में 2 3 मिला और 4 5 मिला तो ए बी है बी सी का पता ही नहीं, ए बी है बी सी का पता ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ए बी है बी सी पता ही नहीं हमको, तो ए सी कहाँ से डिफाइन करेंगे। तो जिस सिचुएशन में हमको ए बी मिलता है बी सी नहीं मिलता तो हम कह देते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले। एक चीज़ और इसमें कि अगर हमने ट्रांजिटिव किया है तो हम सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव भी ट्राई कर ही ले। सिमेट्रिक 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है, नहीं है। 1 2 उसका उल्टा 2 1 है, 1 1 2 2 3 3, 1 3 का उल्टा 3 1 है, नहीं है। इसमें 1 2 है 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है क्या कहीं, नहीं, पकड़ा गया। 1 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ तक के तो वैसे ही बढ़ जाना है। 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है, 2 1 है तो 1 2 है। 2 3 का 3 2 कहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ फिर पकड़ा गया। 1 1 2 2 3 3 ये तो होता ही है। 1 2 तो इसका उल्टा 2 1 ये है, 3 2 इसका उल्टा 2 3 ये है, 4 1 1 4 3 3 का उल्टा वो स्वयं हो जाता है तो ये भी है। 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 2 है उसका उल्टा 2 1 है, 2 3 उसका उल्टा 3 2 है, ठीक, पकड़ा गया। अब रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, पकड़ा गया। यहाँ चारों है, इसमें चारों है, इसमें नहीं है, इसमें चारों है, ठीक। तो ये हमने क्या पढ़े, 3 प्रकार के संबंध, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक। ठीक है, सममित का मतलब सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक चीज और होती है, वो क्या होती है, यदि कोई संबंध रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, संबंध अगर कोई तीनों संबंध को फुलफिल कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक, जैसे ये है जो तीनों संबंधों को के लिए सत्य है। ठीक, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। जो तुल्यता संबंध क्या होता है, जो संबंध स्वतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा, सम्मित भी होगा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, तुल्यता संबंध। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एग्जाम्पल। हम इस प्रश्नावली पे जैसे तुल्यता संबंध है उस पर आधारित एक एग्जाम्पल है। क्या दिया है, मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, टी क्या है, समस्त जितने भी त्रिभुज है उनका समुच्चय है। मतलब टी अगर हमने लिखा है तो उसमें बहुत सारे त्रिभुज उनके प्रकार होंगे। अब उसमें एक चीज़ दी कि समुच्चय टी में आर, मतलब उसमें रिलेशन जो है T1 और T2 दोनों क्या है, सर्वांगसम है। मतलब यहाँ जो लेंगे यहाँ पे उसका सर्वांगसम ही मिलेगा, ये यहाँ जो रहेगा वो इसका सर्वांगसम है, दोनों सर्वांगसम है, एक संबंध है। तो सिद्ध करना है क्या कि आर जो है वो एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव की शर्त क्या है, रिफ्लेक्सिव की शर्त क्या है कि वहाँ हम जो रखेंगे वही मिलेगा। ठीक है, ठीक, फॉर किसके लिखेंगे, फॉर ऑल टी। ठीक है, और जो टी बिलोंग्स टू है वो किससे है, जितने भी हैं, या हम ये इसकी जगह पे ये कह सकते हैं कि जो हम A1 जो A लेंगे वही A आएगा, और वहाँ पे A क्या होगा, बिलोंग्स टू T, ऐसा होगा। और सीधी से बात समझने की ये है कि रिफ्लेक्सिव में हमको पता है कि हम जो रखेंगे वही मिलता है सभी के लिए। तो वहाँ पे जो डेफिनेशन दी है क्या कि T1 और T2 T1 T2 के
सर्वांग सम है। ठीक, तो इसमें देखो कि जब दोनों सर्वांग सम है तो हम ये लिख सकते हैं अतः T1 T2 के बराबर होगा। जब सर्वांग सम है तो सभी चीज़ बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T1 और T2 की जगह फिर से T1 लिख सकते हैं। ठीक, मतलब T1 के सर्वांग सम होता ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा कि कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांग सम जरूर होगा। अब उनने कहा है कि दोनों सर्वांग सम है, तो हम मान सकते हैं कि T1 और T2 दोनों बराबर है, तो हम T1 की जगह या T2 की जगह T1 ले लेते। तो ये चीज़ हमारी रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ हो गई, T1 आ गया, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के तो सर्वांग सम हो गई, और डेफिनेशन जो उन्होंने दी वो भी फुलफिल हो गई कि T1 T2 का सर्वांग सम है, तो जो T1 है वो T1 के भी सर्वांग सम होगा। तो जब ये पोजीशन मिल गई तो हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसके बाद आती है बात सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में उन्होंने क्या बोला है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा। हम क्या लिख सकते हैं, अतः यदि T1 सर्वांग सम है T2 के, ठीक है ऐसा लिख दो, सर्वांग सम है T2 के, तब T2 भी तो सर्वांग सम होगा ना T1 के। अगर T1 जितना है उतना ही T2 है, तो T2 के बराबर ही T1 रहेगा। तो इसका मतलब हम रिलेशन में लिख सकते हैं क्या कि T1 अगर T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। हो सकता है ना, T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव के लिए भी प्रूफ हो गया। अब रही बात ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अब देखो, अगर कोई त्रिभुज T1 और T2 सर्वांग सम है, ठीक है, T1 और T2 सर्वांग सम है, एवं अब जो दूसरा है T2 और वो T3 भी सर्वांग सम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिख के दिया है कि T1 और T2 है, तो T1 T2 के सर्वांग सम है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे भी लागू होगी कि T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। जब ये दो बराबर है और ये दो बराबर है, तो इस बात को इम्प्लाई ये भी करता है कि T1 और T3 भी तो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, T1 T2, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है, और जब T2 और T3 भी सर्वांग सम है तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या कि T1 और T3 भी सर्वांग सम होगा, क्योंकि ये दो सर्वांग सम है और ये दो सर्वांग सम है, तो ये दो भी सर्वांग सम होंगे। तो ये बात इंप्लाई क्या करती है कि ये ट्रांजिटिव के लिए भी सत्य है, और जब तीनों के लिए सत्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज इसका क्या दिया था, त्रिभुज T1 और T2 ऐसे दिए थे और T1 कहा था T2 के सर्वांग सम है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने लिखा था कि T1 और T1 लिखा, तो मतलब कोई भी त्रिभुज अपने ही सर्वांग सम तो हो गई, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ T1 लिखे तो यहाँ भी T1 लिख देंगे, यहाँ T2 लिख दिया तो ये भी T2, क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांग सम तो होता ही है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ हो गया ये। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा, मतलब T1 और T2 सर्वांग सम है तो T2 और T1 भी सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये T1 और T2 है तो T2 और T1 भी है, उसका उल्टा है तो मतलब सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब बात आती है ट्रांजिटिव। T1 और T2 सर्वांग सम है, T2 और T3 सर्वांग सम है। जब ये दो और ये दो सर्वांग सम है तो T1 और T3 भी सर्वांग सम होंगे। जब तीनों चीज़ फिल हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, कहा क्या कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, मतलब L क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय, और उसमें रिलेशन क्या दिया है कि L1 और L2, ठीक है, ये L1 L2, और कहा है कि L1 L2 पर लंब है, मतलब L1 L2 पर लंब है। ठीक, तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। इसका एक सीधा सिंपल ये क्या कि L1 L2 पर लंब है, ये L1 जो है
ये जो L2 है इस पर लंब है, इस प्रकार की पोजीशन कही है और फलन है। अब सिद्ध क्या करना है कि वो सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। मतलब प्रूफ क्या करना है कि वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो दिया है क्या, जो दिया है वो वाला रिलेशन लिख लेंगे सबसे पहले कि L1 और L2, ठीक है, L1, L2 पर लंब है, ठीक, L1 L2 पर लंब है। ये चीज़ वहाँ पे हमको रिलेशन में दी है। अब हम स्वतुल्य, ठीक है, हम सबसे पहले किसको देखते हैं, स्वतुल्य, स्वतुल्य, ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो होता है। अब स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य में क्या होता है, जो L1 है तो L1 होना चाहिए और L2 है तो L2 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे अगर उसमें रख के देखें R = L1 और L1 रख के देखें या L2 रख के देखें तो ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि L1 स्वतुल्य क्या देता है, L1 L2, लेकिन कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। हमको पता है कि अगर हमने L1 अगर ऐसे लिख दिया तो L1 उसी पर लंब नहीं हो पाएगी, वो और कोई रेखा हो जाएगी। कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, तो यहाँ के लिख देंगे चूंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है, अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं कि L1 और L2 या L1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब L1 और L1 नहीं हो सकता उसमें, ठीक। तो ये स्वतुल्य तो खत्म हो गया। दूसरा नंबर आता है सममित का। इसमें एक चीज़ समझ में आई होगी कि अगर हमने L1 लाइन ली है तो वो उसी पर लंब नहीं हो सकती, उस पर लंब कैसे हो पाएगी। अगर हम इसको भी L1 लिख दे तो ये L1 थोड़ी है, L2 है, वहाँ क्या लिखा है कि उस पर लंब है, तो L1 पर ही लंब नहीं हो सकती। अब सममित में क्या पोजीशन होती है कि L1 अगर हम इसका रिलेशन लिखें, रिलेशन क्या है, L1 और L2, तो L1 है तो उसका उल्टा L1 L2 है तो उसका उल्टा L2 L1 होना चाहिए। तो ये बात प्रूफ कर रहा है। कैसे कर रहा है कि L1 अगर L2 पर लंब है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है तो मतलब लंब है। तो ऐसे ही में देखो कि L1 भी तो क्या कर रहा है, ये L2 भी क्या कर रहा है, L1 पर लंब है, उस पर लंब भी है, तो L2 भी क्या है, L1 पर लंब है। मतलब L1 यदि L2 पे लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होती है। तो हम यहाँ का क्या कह सकते हैं, अर्थात L1 और L2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे, और L2 और L1 ये भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। मतलब L1 L2 पे लंब हो सकता है, L2 भी L1 पर लंब हो सकता है, मतलब स्वतुल्य है, ठीक। यहाँ आगे क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध सममित है, ठीक। और थर्ड क्या बचता है, संक्रामक, ठीक। संक्रामक का हम संकेत टिया रखते हैं। तो संक्रामक क्या बोलता है, संक्रामक का मतलब होता है कि अगर हमने L1 लाइन ली है और वो L2 पर लंब है, ठीक, रिलेशन में है, और L2 लाइन L3 पर लंब है, ठीक, रिलेशन में हो सकता है ऐसा। तो क्या L1 L3 पर लंब होगी, ठीक है। इसको देखो प्रूफ करते हैं। ये लाइन हमारी L1 हो गई, ये लाइन हो गई हमारी L2, तो L1 L2 पर लंब है, ठीक है, L2 पर लंब है। अब अगर हमने एक लाइन और खींच दी ये, ठीक है, तो L2 और ये क्या हो गई हमारी L3। तो आपको दिख रहा होगा
कि L2 जो है वो L3 पर लंब है। अब उसने कहा कि L1 L3, तो आप इसको देखो, इसको बढ़ाओ, तो क्या L1 L3 पर लंब है? नहीं है, दोनों क्या है, समांतर चली गई। ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब ये प्रूफ नहीं कर रहा, L1 L2 कर रहा, L2 L3 कर रहा, लेकिन L1 L3 नहीं कर रहा, क्योंकि हमने L1 को L2 पे लंब किया था, ये 90 डिग्री, L2 को L3 पे लंब किया था 90 डिग्री। तब हमने क्या देखा कि L1 और L3 दोनों की दोनों एकदम समांतर चली है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि L1 व L3 नहीं, चूँकि ये लिखेंगे L1 और L2 बिलोंग कर रहे हैं, एवं L2 और L3 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से। बट जो हमारा L1 हो रहा और L3 हो रहा ये उससे बिलोंग नहीं कर रहा। अतः संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करने के लिए बोला था कि सम्मित है, तो सम्मित है हमारा, आ गया सम्मित। लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक, तो स्वतुल्य भी नहीं आया और संक्रामक भी नहीं आया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद क्या है, चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, इसमें रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, और कहा है कि बताइए कि ये स्वतुल्य है, लेकिन न तो सम्मित है न तो संक्रामक है। तो सॉल्व क्या होगा इसका, देखो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। ठीक, और एक मिनट, सबसे पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। तो इसमें देखो स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 1 जितने 1 2 3 है सेट में क्या है, मान लो वो सेट ए है, उसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है, तो सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स है, 1 1 है 2 2 है 3 3 है, तो 1 2 3 में 1 1 है 2 2 है 3 3 है, तो हम क्या कहते हैं, कर सकते हैं स्वतुल्य है। मतलब क्या, ये जो हमारा संबंध है, ये जो हमारा संबंध है, संबंध R स्वतुल्य है। और क्यों है, ठीक है, और क्यों है, क्योंकि जो R है उसमें जितने भी ए है, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो हमारा ए अगर हमने मान के रखा है तो मतलब जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतुल्य है। अब अगर हम बात करें सम्मित की, तो ठीक, ये किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, दूसरा सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या, R संबंध जो है सममित नहीं है। और नहीं है मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 होना चाहिए, 2 2 है उसका उल्टा 2 2, 3 3 है उसका उल्टा 3 3। अब 1 2 है उसका उल्टा 2 1 है क्या उसमें, कहीं नहीं है, तो बस एक ही चीज़ में पकड़ा गया, क्या, सम्मित नहीं है, चूँकि 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन क्या 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, रिलेशन जो है उसमें 1 2 है लेकिन उसका उल्टा 2 नहीं है, तो बस ये चीज़ लिख दी, एक चीज़ में पकड़ा गया वो लिख दो, खत्म हो जाता। फिर नेक्स्ट क्या है, संबंध R संक्रामक। ठीक है, पहले चेक कर ले संक्रामक, यहाँ तक नहीं देखना, 1 2 है 2 3 है, 1 3 है क्या, नहीं है, बस पकड़ा गया, संक्रामक नहीं है। अब क्यों नहीं है, चूँकि 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और 2 3 भी है, 1 2 और 2 3 दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ है 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए था, अब 1 3 नहीं है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि संबंध R संक्रामक नहीं है। तो इजी से एग्जाम्पल थे, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो आज की इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में इतना ही करना है आपको, ठीक है। संबंध वगैरह को तैयार करना है, सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य इनको अच्छे से पढ़ना है, और 11th का जो फंक्शन और रिलेशन है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें होगा तुल्यता वर्ग का और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।